नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। लंदन में सीएम धामी को पहले दिन बड़ी सफलता, 3000 करोड़ का एमओयू साइन। उत्तराखंडी लोकगीतों पर झूमा लंदन, प्रवासियों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड को मिले आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कार 15 दिन के बजाय 7 दिन में ही क्लेम का भुगतान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को किया सम्मानित। अक्टूबर में पीएम मोदी आएंगे लोहाघाट। डीएम चंपावत के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक टीम, प्रस्तावित दौरे को लेकर लिया जायजा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का केंद्र सरकार पर हमला, देश के आर्थिक हालातों पर घेरा, कहा जो विकास का मॉडल दिखाया वो साबित हुआ खोखला। उत्तराखंड में आगामी 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। इस साल सामान्य से 4% ज्यादा हुई बारिश, 30 सितंबर तक मानसून हो सकता है विदा। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। प्रवासी उत्तराखंडियों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोकगीतों पर मनमोहन प्रस्तुतियां दी। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आए। इस दौरान सीएम धामी भी गदगद नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रह रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का मौका मिला। लंदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले ही दिन बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पहले दिन की बैठक में 3000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार का 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। तो वहीं 1000 करोड़ का एमओयू उषा बेक्रो लिमिटेड के साथ हुआ है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथुला ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। आने वाले दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्योगपति अपना सहयोग देंगे, साथ ही उत्तराखंड वासियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहां पे कई उद्योग घरानों से मिले थे और कल 2000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। आज भी 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटन में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर काम हो सकते हैं, होटलियर में बेहतर काम हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने पीसी करते हुए
देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया है वो खोखला साबित हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो केवल अमीरों के लिए ही है। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही है। सरकारी पदों को न भरना भी आरक्षण को खत्म करना है। 2024 के संघर्ष के लिए, संसदीय चुनावों के लिए और राज्यों के चुनावों को लेकर के कुछ सार्वभौम मुद्दों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है, हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई घटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हो सके। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी महीने में लोहाघाट के प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे के लिए बुधवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने जायजा लिया। हेलीपैड के लिए जीआईसी लोहाघाट मैदान, चमनिया स्टेडियम, 4D हेलीपैड का निरीक्षण किया। साथ ही साथ पीएम के दौरे को लेकर होने वाली महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी ली गई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अक्टूबर में 10 से 15 तारीख के बीच में मायावती आश्रम आ सकते हैं, जिसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। उसके हिसाब से हमें यहाँ देखने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कितने लोगों के यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा के हिसाब से हमें देखना है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेस्ट जो सर और कहाँ होगा? अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है और यही लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में ही ये दौरा प्रस्तावित है। दिल्ली में संपन्न हुए 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने के लिए 248 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 102 सरकारी जबकि 146 निजी अस्पताल शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्लेम भुगतान करने के लिए 15 दिन के मानक को निर्धारित किया है, जिसके सापेक्ष उत्तराखंड में 7 दिनों के भीतर ही इलाज कर रहे अस्पतालों को क्लेम का भुगतान किया जा रहा है। क्लेम एडजुडिकेशन और एंटी फ्रॉड मेजर्स जो एसएचए द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। और उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं और इसी की वजह से जो है टाइमली पेमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ इसी वजह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस जो है हर तरह से पारदर्शी भी है। और एंटी फ्रॉड मेजर्स के तौर पे हमने डेली क्विक ऑडिट सिस्टम अपनाया है, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो क्लेम्स चेक करता है उनके द्वारा जो क्लेम प्रोसेसिंग है उसको हम लोग जो है DQAS के माध्यम से चेक करते हैं और 2-3 घंटों में इसका जो है जल्दी हम लोग निस्तारण कर देते हैं और ये डेली बेसिस पे होता है। तो इन दोनों चीज़ों के को लेकर भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया गया। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस ट्रैफिक की चुनौती से लड़ने के लिए पुलिस ने
नया अभियान शुरू किया है जिसके तहत शहर भर से तमाम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि ट्रैफिक की चुनौती से निपटने के लिए हमने अनेक लोगों से सुझाव मांगे हैं और इस अभियान के तहत तमाम लोगों के सुझाव लेकर बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को लेकर एक खास प्लान पर काम किया जाएगा ताकि बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। व्यापक अभियान चला है जिसके माध्यम से हम देहरादून के अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से अपना सरोकार रखते हैं उनसे सुझाव मांगे हैं, जिसमें काफ़ी लोग जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी है और कॉमन लोग, कॉमन सिटीजन जितने भी हैं, रिक्शा, विक्रम, सिटी बस, इन सब के जितने जो ड्राइवर्स हैं, जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन सब से स्टूडेंट्स हुए, तो जितने भी स्टेक होल्डर शहर के हैं उन सब से हम लोगों ने जो है अगले 3 दिन लगातार सुझाव मांगे हैं। उन सुझावों के बेसिस पे हम लोग आगे का अपना जो है वो निर्धारित करेंगे कार्रवाई, और उसे आगे अगर हमारे से ऊपर पॉलिसी लेवल पे अगर वो सुझाव जाने चाहिए तो हम डेफिनेटली उन्हें भेजेंगे। इसके लिए हमने अपने जो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है वहाँ भी लोग ऑनलाइन हमें आगे सुझाव दे सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, काफ़ी लोग लगातार हमें सुझाव दे रहे हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है अपना, जो आपको वहीं वेबसाइट पे मिल जाएगा। शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और साइबर पुलिस एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता ना होना इसका एक बड़ा कारण है। इसको लेकर एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साइबर अपराधी लगातार अपना साइबर ठगी करने का तरीका बदल रहे हैं और इसके बचाव का एक बड़ा कारगर तरीका है लोगों में जागरूकता, और इसको लेकर समय समय पर हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जागरूकता फैलाते हैं। इसी के तहत हमने एआई बेस्ड कॉमिक्स की शुरुआत की है जिसे हम हर सप्ताह जारी करते हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि जितना आप जागरूक होंगे उतना ही साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। रोज़ नए नए तरीके के ऑनलाइन स्कैम है वो सामने आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क जो है जो उसको कंट्रोल करने के लिए वो अवेयरनेस है। तो हम लगातार इसमें अवेयरनेस की कार्रवाई करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक एआई बेस्ड अवेयरनेस कॉमिक्स भी स्टार्ट की है जो कि हम हर मंडे को रिलीज़ करते हैं। तो हमारा लोगों से यही रहता है कि जितना आप इससे सावधान रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही इसको साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। डोईवाला जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद अब तहसील प्रशासन अवैध खनन और भू माफियाओं को लेकर सख्त हो गया है। उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर तहसील प्रशासन की टीम अवैध प्लांटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन के द्वारा अवैध खनन कारोबारियों पर भी नकेल कसी जा रही है। 2 दिन पहले डोईवाला के भानियावाला में अवैध तरीके से की गई प्लांटिंग को ध्वस्त कराया गया, तो वहीं आज सुबह तड़के ही तहसील प्रशासन की टीम के द्वारा दूधली क्षेत्र की सुसवा नदी में अवैध खनन कार्य भी जुटी 4 ट्रैक्टर ट्रोलियों को पकड़कर सीज किया गया। इससे पहले भी तहसील प्रशासन के द्वारा लगातार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जाती रही है। डीएम मैडम के निर्देश के अनुसार हम लोग कंटिन्यूसली जो अवैध खनन करता है और जो भू माफिया है उनके खिलाफ हम कंटिन्यूस कार्रवाई करें। पंद्रह 15 अक्टूबर को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ
न्यायमूर्ति और उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी में बहुउद्देशीय जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर सीनियर सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने ब्लॉक सभागार थराली में तहसील के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की एक साथ बैठक ली ताकि शिविर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। बैठक में शिविर के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। शिविर में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉलों के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य उपकरण, वृद्धजनों और महिलाओं को समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभप्रद योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि ये हमारा आगामी 15 अक्टूबर को होने वाला शिविर है, तो इसके लिए आज एक प्री बैठक की है। इससे पहले भी एक बैठक हमने 22 तारीख को की थी। हमने जगह का चयन किया है। ये चयन हमने राजकीय इंटर कॉलेज जो तलवाड़ी स्टेट में है उसको चयनित किया गया है। वहाँ का जो हमने देखा कि वहाँ प्रांगण काफी अच्छा है, तो उस प्रांगण को देखते हुए कि जहाँ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित कर सके, लोग वहाँ आ सके, वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, तो उसको देखते हुए हमने ये जगह का चयन किया है। और 2 मीटिंग्स हम अभी तक कर चुके हैं। आगे इसकी जो सामग्री है प्रचार प्रसार की वो तैयार हो रही है। तहसीलदार महोदय और बाकी हमारे ब्लॉक प्रमुख और एसडीएम साहब भी अभी यहाँ पर इस मीटिंग में थे। सभी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बहुउद्देशीय शिविर को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां पर आज कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार 12 वफात के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, उप जिलाधिकारी जसपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के साथ ही विद्युत विभाग भी मौजूद रहा। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि आगामी 28 तारीख को 12 वफात के त्योहार के मद्देनजर क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की गई है। त्योहारों के मद्देनजर लोगों के साथ चर्चा की गई कि पिछले वर्ष क्या रहा और इस बार क्या होना चाहिए। इसके लिए जनता से राय ली जाती है और त्योहारों के मद्देनजर जो रूट और समय लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। उन तक मैसेज ही नहीं होता, फिर वे लड़के उस जलसे के आगे आगे चलते हैं या वो अपने ट्रक के आगे चलते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे गाने भी उसमें चलते हैं जो कानों को और सभ्यता के अनुसार नहीं होते। गणेश चतुर्थी का जुलूस निकाले। यह एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है जिसमें मास गैदरिंग होने वाली रहती है, तो सभी पक्षों को और जो इंतजामिया कमेटी है उनको बुला करके उनसे चर्चा पर चर्चा की जाती है। विगत वर्ष क्या रहा और क्या होना चाहिए उसके संबंध में जनता से फीडबैक लिया जाता है। इसके अलावा हमारा जो त्यौहार रजिस्टर है उसमें रूट संख्या और इसके अलावा समय निर्धारित रहता है, तो उसके संबंध में एक व्यापक तरीके से चर्चा की गई है कि जो रूट होगा वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होगा। जो समय है, टाइमिंग, उसके अंतर्गत ही जुलूस को निकालें और उसको समेटने का प्रयास करें। रामनगर पीपीपी मोड़ पर कई समस्याओं को लेकर रामनगर और आसपास के प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। वहीं अब अस्पताल के परिसर में धरना प्रदर्शन पर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा दी है। अब परिसर में किसी ने धरना किया तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय को 7 जुलाई 2020 को सरकार के द्वारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया था। तब से ही मरीजों, तीमारदारों, उनके परिवार वालों के द्वारा लगातार अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक हिटलरशाही फरमान है और जनता की आवाज को दबाने का एक फरमान यहाँ पर जारी किया गया है। जब जब यहाँ पर लापरवाही होती है, हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। विगत 3 वर्षों में दर्जनों धरने हम यहाँ पे दे चुके हैं और आज एक नया फरमान मेरे सुनने में आ रहा है कि एक नया फरमान यहाँ से जारी कर दिया गया है कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो भी धरना देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये फरमान जनता की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए फरमान जारी किया गया है। बीच में कुछ दिनों पूर्व अस्पताल के अंदर कुछ लोगों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे कि अस्पताल के जो रूटीन के काम थे वो प्रभावित हुए। उस संबंध में जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसके द्वारा लिखित सूचना दी गई कि इससे जो भी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, चाहे ट्रीटमेंट में, चाहे पेशेंट है, चाहे अन्य को भी असुविधा हो रही है, अतः यहाँ पे धरना प्रदर्शन ना किया जाए। उनके लिखित प्रार्थना पत्र के क्रम में हमने थाना अध्यक्ष रामनगर को ये निर्देश दिए कि हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन ना हो, जिससे कि किसी भी मरीज को
डोईवाला में शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में शिक्षकों की लगातार कमी से महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं जूझ रहे हैं, जिसको लेकर आज संगठन NSUI के बैनर तले तमाम छात्र छात्राएं डोईवाला उप जिलाधिकारी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और उप जिलाधिकारी को राज्यपाल कुलाधिपति श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि महाविद्यालय में कला संकाय में चित्रकला विषय के शिक्षक न होने की वजह से छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NSUI संगठन के छात्र नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उनके शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। जैसे 2015 में मेरा एडमिशन था, मैं तब से देख रहा हूँ कि शिक्षकों की बहुत कमी है कॉलेज के अंदर। हम बहुत बार प्रचार के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम ज्ञापन दे चुके हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक, क्योंकि अब छात्र जब पढ़ने आएगा तो शिक्षक ज़रूरी है कॉलेज के अंदर। और देखिए कि बहुत से विषय में शिक्षक ही नहीं है हमारे कॉलेज के अंदर, सबसे बड़ी मांग है। तो और हमने कई बार ये मांग भी उठाई है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि उनको ये नहीं समझ आता कि वो क्या करें, कैसे पढ़ें। दूसरे विषय के शिक्षक आके पढ़ा रहे हैं, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे ठीक से। सर, हम उग्र आंदोलन को बाधित होंगे। तो हमारे कॉलेज में टीचर की कमी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है कि टीचर की कमी है। बीकॉम का टीचर नहीं है और बाकी आर्ट्स के हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी टीचर है नहीं। तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा जो ज्ञापन है वो एक्सेप्ट करें मैम। और हाँ जी, पढ़ाई नहीं होती है, जब टीचर नहीं होगा तो पढ़ाई तो नहीं होगी। फिर बच्चे कभी ऑनलाइन ही पढ़ते, किसी को समझ नहीं आता है, फिर किसी की बैग लग जाती है। तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी टीचर की डिमांड हमारी पूरी हो। उत्तरकाशी जिला सहकारी समिति और सहकारी बैंक की 54वीं सामान्य बैठक का आयोजन जोशियाड़ा के एक निजी होटल में किया गया। इस बैठक में गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान और पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि बैठक में जिला सहकारी बैंक का सालाना बजट भी पेश किया गया और इस मौके पर गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान ने किसानों को सहकारी बैंक और सहकारी समिति के द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का फायदा उठाने की अपील की। वहीं विधायक पुरोला ने सहकारी समितियों को डिजिटल करने का प्रस्ताव रखा। बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी चर्चा की गई और लोन रिकवरी पर भी विचार रखा गया। ये सबकी जो भावना है कि जो हमारी अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़े, हमारे छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, ऐसी हमारी सरकार की जो सोच है उसके लिए आज यहाँ पर जो बैठक थी और जो सहकारिता और सहभागिता से हम कैसे आगे बढ़े, इसका उद्देश्य था। और तमाम जितने भी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रखा। बैंक का जो वार्षिक लेखा जोखा था कि आज हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है काफ़ी अपने को जो है दिन रात मेहनत कर आज जो है काफ़ी मुनाफे में है। हमारी जो सहकारी समितियां हैं वो कैसे उसको मजबूत किया। ये जो एक वार्षिक कार्यक्रम था सहकारिता विभाग के द्वारा, इस अवसर पर मैं सबसे पहले सच्ची श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कि उनका जो सपना था कि एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो अंत्योदय का व्यक्ति है उसको सहकारिता के द्वारा जोड़ा जा सके और किसानों और बागवानों को जो एक गरीब से गरीब तबके तक को सहकारिता से किस तरीके से उसका बेनिफिट दिया जाए। ये हमारे बैंक की वार्षिक लेखाबंदी और हमारे इसमें जो आय व्यय और जो भविष्य के 3 सालों के लिए हम अधिकतम दायित्व का जो निर्वहन करते हैं उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके बजट का प्रावधान करते हैं। इसके लिए हमारे बहुद्देशीय से सहकारी संस्थाओं अन्य संस्थाओं से आए हुए सम्मानित प्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग करते हैं और उनकी सहयोग एवं सहभागिता से ही हम इसे और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।